चर्चा सीधी बात करने वाले हैं वो हमारी और आपकी जिंदगी के हर एक पल से जुड़ा है। एक ऐसा यूनिवर्सल फोर्स जो हर जगह मौजूद तो है पर शायद ही हमारा ध्यान उस पर जाता है। हम बात कर रहे हैं घर्षण यानी फ्रिक्शन की। एक ऐसी शक्तिशाली ताकत जो हर उस चीज का विरोध करती है जो चल रही है या चलने की कोशिश कर रही है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो घर्षण मूल रूप से एक तरह का प्रतिरोध या रुकावट है। जब भी कोई एक ठोस वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर चलती है या बस चलने का प्रयास भी करती है ना, तो ये बल उसकी गति को रोकने के लिए तुरंत एक्टिव हो जाता है। ये हमारी फिजिकल दुनिया की एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। चाहे कोई सड़क पर पैदल चल रहा हो या किसी फैक्ट्री में कोई भारी मशीन काम कर रही हो, ये वो अदृश्य ताकत है जो हर संपर्क में आने वाली सतह के बीच लगातार अपना काम करती रहती है। आज की इस पूरी चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे घर्षण बल को, उसके बाद आएगा स्थैतिक घर्षण जो विराम अवस्था में लगता है। तीसरे नंबर पर हम सर्पी घर्षण यानी गति की अवस्था को देखेंगे। फिर चौथे हिस्से में लोटने घर्षण को और आखिर में हम द्रव घर्षण को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, जो है घर्षण बल। अब यहाँ पर एक ऐसी बात है जो सच में किसी को भी हैरान कर सकती है। वो ये कि घर्षण सतह की कठोरता यानी हार्डनेस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। है ना अजीब बात? असल में घर्षण बल पूरी तरह से 2 चीजों पर टिका होता है। पहला, संपर्क में आने वाली सतहों की आपसी प्रकृति, और दूसरा नॉर्मल फोर्स यानी अभिलंब बल। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि सतहें एक दूसरे को कितनी मजबूती से दबा रही हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, ना कि ये कि उनका मटेरियल कितना कठोर या मुलायम है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, स्थैतिक घर्षण यानी विराम अवस्था में लगने वाला बल। स्थैतिक या स्टैटिक घर्षण असल में वो बल है जो तब सक्रिय होता है जब 2 सतह एक दूसरे के मुकाबले बिल्कुल रुकी हुई या स्थिर होती हैं। इसकी फितरत बड़ी ही अनोखी है, ये खुद को एडजस्ट कर लेता है। सोचिए, जब किसी रुकी हुई चीज को खिसकाने के लिए थोड़ा सा जोर लगाया जाता है तो ये घर्षण बिल्कुल उतनी ही ताकत से उल्टी दिशा में विरोध करता है, और ये रुकावट तब तक धीरे धीरे बढ़ती रहती है जब तक कि लगाया गया जोर एक आखिरी लिमिट को पार ना कर जाए। उस लिमिट के टूटने के बाद ही कोई चीज अपनी जगह से हिलती है। आइए इस पूरे लॉजिक के पीछे के गणित को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ सबसे जरूरी फॉर्मूला अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का है, जिसे हम Fs मैक्स कहते हैं। ये फॉर्मूला असल में μs यानी μs और नॉर्मल फोर्स यानी ईटा का गुणा है। अब ये μs देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसे किसी मुश्किल मैथ प्रॉब्लम की तरह मत देखिए। इसे बस एक आसान सा मल्टीप्लायर समझ लीजिए जो ये बताता है कि 2 सतहें आपस में कितनी चिपचिपी या स्टिकी है। ये मल्टीप्लायर जितना बड़ा होगा, समझ लीजिए उन सतहों ने एक दूसरे को उतनी ही जोरदार तरीके से जकड़ा हुआ है। चलिए इस थ्योरी को थोड़ा अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। बर्फ पर स्कीइंग करना हो या सर्दियों में दोनों हाथों को रगड़कर गर्माहट पैदा करना हो, इन सभी कामों की शुरुआत में जो सबसे पहली रुकावट महसूस होती है ना, वो यही स्थैतिक घर्षण है। लेकिन इसका सबसे बढ़िया और आम उदाहरण अगर देखना हो तो अपने सामने रखे किसी टेबल लैंप को देखिए। वो लैंप वहां से बिना हिले डुले अपनी जगह पर इसलिए टिका है क्योंकि यही अदृश्य ताकत यानी स्टैटिक घर्षण उसे वहां मजबूती से रोके हुए है। एक तरह से ये चीजों को जमीन पर बांध कर रखता है। अब आते हैं इस चर्चा के तीसरे हिस्से पर, जो है सर्पी घर्षण यानी गति या मोशन में लगने वाला घर्षण। जैसे ही कोई चीज स्टैटिक घर्षण की बाउंड्री को तोड़कर सचमुच फिसलने लगती है, तब एंट्री होती है सर्पी या स्लाइडिंग घर्षण की। यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर करनी जरूरी है। जो चीजें रुकी हुई होती हैं उनके मुकाबले फिसलने वाली चीजें सिर्फ एक सीधी रेखा में यानी लीनियर मोशन का अनुभव करती हैं। इसका मतलब है कि उस वस्तु का हर एक कोना, हर एक बिंदु एक ही दिशा में एक साथ आगे बढ़ रहा होता है। अब यहाँ मजेदार बात यह है कि स्टैटिक और स्लाइडिंग घर्षण दोनों के इक्वेशंस थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे ही कोई चीज फिसलनी शुरू होती है तो उस पर स्लाइडिंग घर्षण का अपना एक अलग फॉर्मूला लागू हो जाता है। और एक बहुत ही गजब का साइंटिफिक फैक्ट बताऊं, जैसे जैसे फिसलने की स्पीड बढ़ती है ना, ये स्लाइडिंग घर्षण असल में कम होने लगता है।
इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, किसी भारी चीज को खिसकाना शुरू करना उसको खिसकाते रहने से हमेशा ज्यादा मुश्किल होता है। इस बात को हम अपने आसपास रोज देखते हैं। कभी किसी भारी बक्से या ब्लॉक को फर्श पर खिसका कर देखिए, या फिर ताश की गड्डी में से पत्तों को एक दूसरे पर फिसलते हुए देखिए। इन सभी जगहों पर यही स्लाइडिंग घर्षण काम कर रहा होता है। और जैसा कि हमने अभी समझा, जैसे ही स्पीड थोड़ी बढ़ती है, फिसलने का ये विरोध कम हो जाता है, जिससे उस मोमेंटम को बनाए रखना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हुए चलिए चौथे भाग पर नजर डालते हैं, लोटनिक घर्षण को समझना। लोटनिक घर्षण, जिसे हम आम भाषा में रोलिंग घर्षण भी कहते हैं, ये वो बल है जो किसी गेंद, पहिए या सिलेंडर जैसी गोल चीजों के लुढ़कने को रोकने की कोशिश करता है। पर इसकी सबसे खास और सबसे फायदेमंद बात जानते हैं क्या है? ये सभी तरह के घर्षण में सबसे ज्यादा कमजोर होता है, और इसकी यही कमजोरी इसे हमारे लिए बेहद काम की चीज बना देती है। इसी के कारण हम बहुत ही कम ताकत लगाकर भारी से भारी चीजों को आसानी से यहां से वहां ले जा पाते हैं। लुढ़कने या रोलिंग की इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का सचमुच का विज्ञान ना बहुत ही रोमांचक है। देखिए, जब कोई चीज लुढ़कती है तो उसमें एक नहीं बल्कि दो तरह की स्पीड होती है। एक उसके घूमने की स्पीड, जिसे हम घूर्णी वेग या VR कहते हैं, और दूसरी उसके सीधे चलने की स्पीड, जिसे हम रेखीय वेग या VL कहते हैं। जब ये दोनों स्पीड आपस में मैच नहीं करती हैं, तो घर्षण बीच में आकर उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करता है। पर यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, जब घूमने की स्पीड और आगे बढ़ने की स्पीड बिल्कुल बराबर हो जाती है ना, तब उस चीज पर लगने वाला घर्षण बल प्रैक्टिकली 0 हो जाता है। ये नेचर का अपने आप में एक अद्भुत बैलेंस है। इन जटिल नियमों को अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखना हो तो बहुत आसान है। जमीन पर किसी भारी लकड़ी के लट्ठे का कितनी आसानी से लुढ़क जाना, या हाईवे पर तेजी से दौड़ते हुए गाड़ियों के पहिए, इन सभी उदाहरणों में यही रोलिंग घर्षण और 0 घर्षण वाला अनोखा बैलेंस चल रहा होता है। असल में पहिए का आविष्कार इसीलिए तो इतना बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि उसने फिजिक्स के इसी रूल का फायदा उठाया और चलने में लगने वाली रुकावट को ना के बराबर कर दिया। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, द्रव घर्षण को समझना। अब तक हमने सिर्फ ठोस यानी सॉलिड चीजों की बात की, लेकिन ये जो रुकावट या घर्षण है ना, ये सिर्फ ठोस चीजों तक ही सीमित नहीं है। जब कोई पानी जैसा तरल पदार्थ या हवा बहती है, तो उनकी अपनी लेयर्स के बीच भी एक खिंचाव या घर्षण होता है। इसे ही द्रव घर्षण या फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है। तो जब भी तरल की एक परत दूसरी परत पर से गुजरती है, या फिर जब कोई दूसरी बाहरी चीज उन परतों के बीच से होकर निकलती है, तो ये द्रव घर्षण अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ आकर सॉलिड और फ्लूइड घर्षण के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। याद है ना, स्लाइडिंग घर्षण में हमने देखा था कि स्पीड बढ़ने पर रुकावट कम हो जाती है, लेकिन तरल पदार्थों में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे जैसे तरल पदार्थ में स्पीड बढ़ती है, उसकी रुकावट यानी द्रवाघर्षण भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। और एक बात, ये इस पर भी बहुत निर्भर करता है कि वो तरल पदार्थ कितना गाढ़ा है, जिसे हम श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। जाहिर है, गाढ़े तरल में से गुजरने में हमेशा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। हमारी नॉर्मल लाइफ में इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। कभी सोचा है कि पेन से स्याही पेपर पर इतनी आराम से और लगातार कैसे बहती है? ये द्रव घर्षण और उस स्याही के गाढ़ेपन का ही कमाल है, जो उसके फ्लो को बिल्कुल कंट्रोल में रखता है। या फिर स्विमिंग को ही ले लीजिए, जब कोई पानी में तैरता है तो उसे आगे बढ़ने के लिए लगातार हाथ पैर मारने पड़ते हैं, क्योंकि पानी का ये बढ़ता हुआ द्रव घर्षण लगातार आगे बढ़ने का विरोध करता है। बिना मेहनत किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए फिजिक्स के इन कमाल के नियमों की इस चर्चा को एक बेहद दिलचस्प सवाल पर रोकते हैं। हमने इस बारे में बात की कि जब घूर्णी वेग और रैखिक वेग बिल्कुल बराबर हो जाते हैं तो रोलिंग घर्षण लगभग 0 हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या इन साइंटिफिक रूल्स को बेस बनाकर फ्यूचर में कभी एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो चलते वक्त पैदा होने वाले इस घर्षण को पूरी तरह से यानी 100% खत्म कर दे? सोचकर देखिए, ये एक ऐसा पावरफुल आइडिया है जो इंजीनियरिंग की तमाम हदों को चुनौती देता है और हमें आगे नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए प्रेरित करता है।